हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 7th ए जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी यानी हिंदी शिक्षण। आज हम लोग जानेंगे कैरिकुलम ऑफ मदर टंग हिंदी अर्थात मातृभाषा हिंदी की पाठ्यचर्या। नियोजित शिक्षा के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ विषयों का ज्ञान एवं क्रियाओं में प्रशिक्षण आवश्यक होता है। इसी को हम लोग पाठ्यचर्या कहते हैं। इस प्रकार पाठ्यचर्या शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का एक साधन होती है। अंग्रेजी में इसके लिए कैरिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक लैटिन शब्द क्यूरेर से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ना। इस दृष्टि से करिकुलम का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। जिस प्रकार दौड़ के मैदान में दौड़कर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, ठीक उसी प्रकार निश्चित पाठ्यचर्या को पूरा करने के बाद एक बच्चा यथा उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। अब हम लोग जानेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या का अर्थ एवं परिभाषा। पाठ्यचर्या एक कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथों में वह यंत्र यानी कि साधन है जिसकी वह अपनी वस्तु यानी कि शिक्षार्थी को अपने कला कक्ष विद्यालय में अपने आदर्शों के अनुसार बनाता है। इट्स curriculum is the tool in the hand of the arrest teacher to mold his material pupil according to his ideals objectives in his studio school। प्राचीन काल में पाठ्यचर्या प्रायः बौद्धिक विषयों के अध्ययन तक ही सीमित रहती थी, लेकिन वर्तमान में इसकी सीमा बहुत विस्तृत हो गई है। आज पाठ्यचर्या में वे सब अनुभव सम्मिलित किए जाते हैं जो किसी बच्चे को किसी शैक्षिक संस्था, कक्षा, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रिया मंच और खेल के मैदान में प्राप्त होते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन 1952 के प्रतिवेदन में इस सत्य पर बल देते हुए लिखा गया कि ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि सर्वोत्तम शैक्षिक विचारधारा के अनुसार पाठ्यचर्या का तात्पर्य विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले परंपरागत विषयों तक ही सीमित नहीं है। अब तो इसमें वे सब अनुभव निहित होते हैं जो एक बच्चा किसी विद्यालय में प्राप्त करता है। विद्यालयीन शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नियोजित रूप से जो भी किया जाता है विद्यालय के अंदर अथवा बाहर, उन सबको पाठ्यचर्या कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम। प्रायः लोग पाठ्यचर्या करिकुलम को पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यवस्तु कोर्स ऑफ स्टडी में भेद नहीं करते थे, परंतु इनमें थोड़ा अंतर होता है। किसी स्तर अथवा कक्षा के पाठ्यचर्या के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले विषयों के पाठ्यक्रम और कराई जाने वाली क्रियाओं दोनों का समावेश होता है, जबकि पाठ्यक्रम केवल विषयों के सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित हो रहता है। जब हम पाठ्यचर्या शब्द का प्रयोग किसी विषय विशेष के संबंध में करते हैं, तब उसका अर्थ विषय विशेष के पाठ्यक्रम और उससे संबंधित की जाने वाली क्रियाओं से होता है। इस प्रकार पाठ्यचर्या में सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियाएं दोनों का उल्लेख होता है। अब हम जानेंगे पाठ्यचर्या एवं पाठ्य विवरण। प्रायः लोग पाठ्यचर्या करिकुलम और पाठ्य विवरण सिलेबस में भेद नहीं करते थे, परंतु इनमें थोड़ा अंतर होता है। किसी स्तर की पाठ्यचर्या में क्या पढ़ाया जाना है और क्या क्रियाएं करानी है, केवल इन दो तथ्यों का उल्लेख होता है, जबकि पाठ्य विवरण में इन दो तथ्यों के साथ यथा स्तर में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता नियमों और पाठ्यवस्तु पूरी करने के बाद परीक्षा के स्वरूप का विवरण भी होता है। अब हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस ऑफ मदर टंग, मातृभाषा की पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत। किसी भी विषय में पाठ्यचर्या का निर्माण उसके शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। मातृभाषा हमारे सामान्य व्यवहार का एक अभिन्न अंग है, हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग है, और इसे हम मूल रूप से अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाओं में भाग लेते हुए ही सीखते हैं।
इसलिए इसकी उचित शिक्षा के लिए भाषा संबंधी सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं को बराबर का स्थान देना आवश्यक होता है। किसी भी स्तर अथवा किसी भी कक्षा के लिए मातृभाषा की पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय अनेक तथ्यों को सामने रखना होता है। इन्हें ही मातृभाषा की पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत कहते हैं। मातृभाषा की पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत में सबसे पहले आता है मातृभाषा की पाठ्यचर्या उद्देश्यों के अनुकूल होनी चाहिए। किस प्रकार? पाठ्यचर्या अपने वास्तविक रूप में उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होती है, अतः किसी भी विषय की पाठ्यचर्या निश्चित करते समय हमें उस विषय विशेष के शिक्षण उद्देश्यों के सामने रखना चाहिए। मातृभाषा के शिक्षण उद्देश्य होते हैं भाषा तत्वों का ज्ञान, मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामान्य ज्ञान, भाषाई कौशलों, सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने का विकास, समाज सम्मत रुचियों और अभिवृत्तियों का विकास। इसलिए पाठ्यचर्या में उस सैद्धांतिक ज्ञान एवं उन क्रियाओं को स्थान देना चाहिए जिनके इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। नंबर 2, मातृभाषा के पाठ्यचर्या बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास एवं उनकी रुचि, रुझान और आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए। भाषा ही नहीं अपितु सभी विषयों के ज्ञान का विकास बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास पर निर्भर करता है। इसलिए किसी भी स्तर के लिए मातृभाषा की पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय इस तथ्य को सामने रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए बच्चे सबसे पहले अनुकरण द्वारा मौखिक भाषा को सीखते हैं और उसके बाद लिपि का ज्ञान होने पर पहले 2-2 अक्षरों के, फिर 3-3 अक्षरों के और उसके बाद मात्राओं वाले अनेक अक्षरों को लिखते हैं। पाठ्यचर्या का निर्माण इसी रूप में करना चाहिए। पहले बच्चों को मौखिक भाषा की शिक्षा देनी चाहिए और फिर लिखित भाषा की शिक्षा देनी चाहिए। यदि हम बच्चों की रुचियों का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि छोटे बच्चे कहानियों में और किशोर बच्चे साहसिक घटनाओं एवं आदर्श चरित्रों के अध्ययन में रुचि लेते हैं। इसलिए उनके उसी प्रकार की पठन सामग्री का चयन करना चाहिए। नंबर 3, मातृभाषा की पाठ्यचर्या में क्रियाओं को बराबर का स्थान मिलना चाहिए। जहाँ तक मातृभाषा के सामान्य ज्ञान की बात है, वह तो बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले ही प्राप्त कर लेता है। उस समय वह अपनी मातृभाषा के बारे में सोचता है और उसी के माध्यम से विचार विनिमय करता है और इस भाषा का प्रयोग वह सामाजिक कार्यों के संपादन, साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रियाओं के संपादन और अन्य सभी विषयों के अध्ययन में करता है। हमें मातृभाषा की पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय इस सत्य को सामने रखना चाहिए। प्रारंभिक स्तर से भाषा के मौखिक एवं लिखित प्रयोग को व्यापक बनाने के लिए सामाजिक कार्य, साहित्यिक क्रियाएं और सांस्कृतिक क्रियाओं को स्थान देना चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए ये क्रियाएं और कार्य बच्चों के स्तर के अनुकूल होने चाहिए। नंबर 4, पाठ्यचर्या प्राप्त समय में पूरी होनी चाहिए। नियोजित शिक्षा में मातृभाषा को कितना वेटेज यानी कि महत्व दिया गया है, उसके शिक्षण के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है। पाठ्यचर्या इतनी विस्तृत होनी चाहिए कि उसे पर्याप्त समय में पूरा किया जा सके और पूरा करने में अन्य विषयों के शिक्षण और क्रियाओं के संपादन में कोई बाधा न आए। नंबर 5, पाठ्यचर्या के विभिन्न विषय, उपविषय और क्रियाओं में सह संबंध होना चाहिए। मातृभाषा की पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय हमें उसकी समस्त पाठ्य सामग्री और क्रियाओं का चयन बच्चों के सामाजिक जीवन को ध्यान में रखकर करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका विकास संगठित रूप से किया जा सके। उदाहरण के लिए किसी स्तर की पाठ्य सामग्री में जिन पाठों का संकलन हो उन्हीं की सहायता से उस स्तर के व्याकरण विकसित किया जा सके और जिन विषयों पर यथा पाठ हो उन्हीं विषयों पर भाषण और वाद विवाद हो सके और उन्हीं घटनाओं को रंगमंच का पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत भी किया जा सके। समय और शक्ति के सदुपयोग और उत्तम सीखने की दृष्टि से इस सिद्धांत का पालन अवश्य करना चाहिए। नंबर 6, विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न पाठ्यचर्या होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कोई भी 2 बच्चे समान नहीं होते हैं। एक आयु स्तर के बच्चों का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास दूसरे आयु स्तर के बच्चों के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास से तो बहुत ही भिन्न होता है। इतने बड़े देश में हम प्रत्येक बच्चे के लिए अलग पाठ्यचर्या तो नहीं बना सकते हैं, परंतु एक आयु स्तर और कक्षा स्तर के बच्चों के लिए उनकी सामान्य रुचि, रुझान और योग्यता के अनुकूल पाठ्यचर्या का निर्माण अवश्य कर सकते हैं।
एक आयु एवं कक्षा स्तर के बच्चों की रुचि, रुझान और योग्यता में भी बड़ा अंतर होता है। गांव और नगर के बच्चों में के बीच ये अंतर और भी अधिक होता है, परंतु देश के बच्चों का समान गति से समान स्तर तक विकास करने के लिए आवश्यक है कि मातृभाषा का स्तर समान रखा जाए, अन्यथा मातृभाषा के अपेक्षित ज्ञान के अभाव में बच्चे अन्य विषयों के ज्ञान में भी पिछड़ जाएंगे। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं और सामाजिक कार्यों के चुनाव में क्षेत्र विषय के बच्चों की रुचियों का ध्यान रखा जा सकता है और रखना भी चाहिए। इसका चुनाव तो बच्चों के अपने पर्यावरण से ही करना चाहिए। नंबर 7, विभिन्न स्तरों की पाठ्यचर्या में सुसंबद्ध होना चाहिए। शिक्षा की प्रक्रिया को अनेक स्तरों पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च शिक्षा में विभक्त किया जाता है और प्रत्येक स्तर के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण उस स्तर के बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखना भी चाहिए कि किसी भी स्तर की पाठ्यचर्या अपने से पहले वाले स्तर की पाठ्यचर्या के आधार पर विकसित की जा सके और अपने से आगे आने वाले स्तर की पाठ्यचर्या की भूमिका आधार हो। ये भिन्न भिन्न शैक्षिक स्तर, शैक्षिक प्रक्रिया के भिन्न भिन्न सोपान होते हैं। ये एक दूसरे से इतने संबंधित होने चाहिए जितने एक सीढ़ी के डंडे। उस स्थिति में हम निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। मातृभाषा शिक्षण में भाषा शिक्षण के अनेक सोपान होते हैं। भिन्न भिन्न सोपानों पर मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित रचना कौशल, बोध एवं अभिव्यक्ति और व्याकरण आदि का ज्ञान कितना और कैसे कराया जाए, इसकी चर्चा के लिए हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भिन्न भिन्न स्तरों के लिए लेख, कहानी, नाटक, कविता आदि का चयन, सहायक पुस्तकों का चयन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं का चयन भी करना चाहिए जिससे बालकों को आराम मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।